Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। हमारी क्रिएट अप्रोचेस यहाँ चल रही हैं। लास्ट क्लास में हमने रेमंड कैटल की थ्योरी की 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स वाली, और आज हम करेंगे 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुडे, 5 factor model of personality. ओके, अब ये जो 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी था, ये दिया था पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्री ने। ठीक है, ये जो दो थे, ये थे आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब धीरे धीरे हम फैक्टर्स की बात करेंगे अपनी आने वाली थ्योरीज में। तो रेमंड कैटल ने जो दी थी वो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स की थी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 5 फैक्टर्स में, या जिनको 5 बिग फैक्टर्स भी बोला गया, उसमें हम पर्सनैलिटीज को अपने आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताए 5 फैक्टर्स, या इनको आप कह सकते हैं 5 बिग फैक्टर्स। ठीक है, तो 5 फैक्टर थ्योरी या 5 बिग फैक्टर के बारे में कुछ पूछा जाए तो सेम ही आपको बताना है। अब इसको 5 कौन कौन से बिग फैक्टर्स हैं, इसको याद करने के लिए एक सबसे इजी तरीका है, आप एक वर्ड याद रखिए, ओशियन। ओशियन सबको पता है ना, समुद्र को बोलते हैं, तो ये ओशियन वर्ड आपको याद रहेगा, राइट। ये ओशियन में आपकी 5 पर्सनैलिटीज के नाम कवर हो जाएंगे, 5 फैक्टर्स के नाम, सॉरी। ओ से है आपका ओपननेस, सी से है कंशंशियसनेस, ई से है आपका एक्स्ट्रावर्जन, ए से है एग्रीएबलनेस, और एन से है न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, अब ये क्या होता है, ओपननेस का मतलब है ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू आइडियाज के लिए आप कितने ओपन हो। ठीक है, वो फैक्टर है ये। कॉन्सेंशियसनेस फैक्टर क्या बताता है कि आप कितने थॉटफुल हो, कितने माइंडफुल हो, किसी भी काम को करते टाइम आपको कितनी अवेयरनेस है कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअली में। एक्स्ट्रावर्जन, इसका मतलब, ये बहुत बारी वर्ड आ चुका है, नॉर्मल लाइफ में भी हमारा यूज होता है कि मतलब आप कितने आउटगोइंग हो, कितने सोशिएबल हो, या कितने टॉकेटिव हो, है ना। एग्रीएबलनेस मतलब कि आप कितना लोगों के साथ मिलजुल के चीजें करते हो, कितनी आप में एम्पैथी है, कितना कोऑर्डिनेट करते हो, कितने काइंड या हेल्पिंग नेचर के हो आप, वो चीज। एंड न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म में क्या आता है कि आपका अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी किस लेवल की है, वो चीज। ठीक है, अब एक एक करके हम इन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। आई होप ये आपको ओशियन की फॉर्म में ये चीज याद रहेगी, ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, सो अब बात करेंगे सबसे पहले हम ओपननेस की। ओके, अब इसको मैं हटा देती हूँ, या फिर ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्विक स्पेस बन जाएगा हमारे पास। I think it might be done. Let me remove this. ओके, सो नाउ वन बाय वन हम करेंगे अपने बिग 5 फैक्टर्स के बारे में। तो पहला हमारा था ओपननेस। ठीक है, ओपननेस
या इसको आप कह सकते हैं ओपन टू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनके प्रति आप कितना ओपन हैं। ओके, या आप कोई भी नई चीज, न्यू आइडियाज को कितना एंजॉय करते हैं, किसी भी नई चीज को, है ना, वो चीज डिफाइन करती है ओपननेस को। सो वी कैन राइट कि इट इज लर्न न्यू थिंग्स एंड एंजॉय एक्सपीरियंसेस। अब मैं इसमें ना आपको पॉइंटर्स ही यहाँ पे बोर्ड पे लिख पाऊंगी, लेकिन आपको समझ पूरा अच्छे से आ जाएगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड राइट डाउन ओनली द पॉइंटर्स। आप अपने से नोटबुक में जब लिखना हो या एग्जाम में लिखना हो तो आप इसको पूरा सेंटेंस बना के अच्छे से लिखना, ठीक है। ओपननेस का मतलब क्या होता है, ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एंजॉय एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब इसमें भी जैसे ओपोजिंग टेंडेंसीज का हमने पढ़ा था कैटल के टाइम पे, लो स्कोर एंड हाई स्कोर का, तो यहाँ पे हम जो इन 5 बिग फैक्टर्स को जो हम पढ़ेंगे आज या डिस्क्राइब करेंगे वो हम इसी फॉर्म में करेंगे कि हम फैक्टर का नाम लिखेंगे, उसकी एक लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे कि उसका क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहा है वो, एंड लो स्कोर एंड हाई स्कोर वालों में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे हमें, वो चीज हम हर फैक्टर के बारे में यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये हमने डेफिनेशन लिख ली इसकी, एक छोटी सी एक चीज की, कोई कितना ओपन है नई चीजों को लेके और कितना अपने नए नए टाइप के एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करता है, उस चीज को कहते हैं ओपननेस। अब बारी आती है ओपननेस में किसी का हाई स्कोर आया है या किसी का लो स्कोर आया है, ठीक है। तो अब इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कैसे ओपननेस पे डिपेंड करता है। तो जो हाई स्कोर वाले लोग होंगे वो आपको लगेंगे बहुत इमेजिनेटिव हैं और बहुत क्यूरियस हैं, उनके अंदर एक हमेशा सेंस ऑफ क्यूरियसनेस रहेगी किसी भी नई चीज को देखने की, एक्सप्लोर करने की। तो दे विल बी इमेजिनेटिव एंड क्यूरियस, ठीक है। लेकिन जिनका लो स्कोर होगा वो क्या होंगे, दे विल नॉट बी वेरी इमेजिनेटिव या क्यूरियस, है ना, उनको नई नई चीजों से एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको नहीं चाहिए कि डेली उनकी लाइफ में कुछ न्यू हो रहा हो, कुछ थ्रिली हो रहा हो, ठीक है। तो उनको चाहिए जैसा चल रहा है वैसा चलते रहे। दे विल बिकम वेरी अनकंफर्टेबल विद न्यू थिंग्स, सो यू कैन से दे आर नॉट वेरी इमेजिनेटिव एंड क्यूरियस, ठीक है। और जो ओपननेस जिनके अंदर ज्यादा होगी और वो क्या करना चाहेंगे, दे विल बी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ओपन टू न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एक ही चीज को करने के अलग अलग आइडियाज भी अगर उन्हें मिलेंगे तो वो ट्राई करना चाहेंगे, वो नई नई जगह पे जाके एक्सप्लोर करना चाहेंगे, चीजें न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस लेना चाहेंगे लाइफ में। लेकिन ये जो होंगे इनको क्या है, इनको कुछ भी जो एक चेंज होता है या न्यू चीजें होती हैं वो उनको नहीं पसंद। सो दे डू नॉट इंजॉय द न्यू थिंग्स, ठीक है, डू नॉट एंजॉय न्यू थिंग्स। जो पुराना ढर्रा चल रहा है इन्हें वही चीजें पसंद हैं, ओके। और ये जो ओपननेस वाले होते हैं इनके अंदर ना सिर्फ न्यू चीजें एक्सपीरियंस करना या एक्सप्लोर करना होता है, बल्कि ये दूसरों के कल्चर को भी जानने की बहुत इनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, बहुत कोशिश करते हैं ये, लाइक उनसे डिफरेंट जो कल्चर है या रिलीजन है या लैंग्वेजेस हैं या फूड है, ड्रेस है, कुछ भी है, ठीक है, जो भी डिफरेंट कल्चरली उन्हें जो चीज दिखती है उसको वो बहुत समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, जो ओपननेस जिनके अंदर होती है, ठीक है। सो दे आर इंटरेस्टेड इन कल्चरल परस्यूट्स, दे आर interested
इन कल्चरल परस्यूट्स। ठीक है, अब यहाँ इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, ये बहुत रिजिड होते हैं अपनी चीजों को लेके कि हम तो यही मतलब ये इतना रोकते हैं कि इनको लगता है कि नहीं हम किसी दूसरे की चीज तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, या मतलब उसको जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो बहुत रिजिड होते हैं ये अपनी ही कल्चर को लेके। अगर कल्चरली बात करें हम इस डिफरेंस में, तो सो वी कैन राइट कि दे आर वेरी रिजिड एंड नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कल्चरल परस्यूट्स। ठीक है, एंड आर नॉट इंटरेस्टेड इन कल्चरल परस्यूट्स। ठीक है, और ये जो होते हैं ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। अब जो बंदा नई चीजें देखेगा, नया एक्सपीरियंस लेगा, नई चीजें एक्सप्लोर करने की जिसकी आदत होगी, तो वो बंदा नेचुरली है क्रिएटिव हो जाएगा, राइट। सो दे आर क्रिएटिव। क्रिएटिव इज एनीथिंग दैट इज समथिंग न्यू, है ना, कुछ न्यू करने की कोशिश जो करता है तो उसको क्रिएटिव बोला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, दे डिसलाइक चेंजेस एंड दे आर नॉट एट ऑल क्रिएटिव। डिसलाइक चेंजेस एंड नॉट क्रिएटिव। ठीक है, ये बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अपने आसपास भी आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस घूमने का बड़ा शौक होता है, या किसी भी मामले में आप देख सकते हैं वो ओपननेस उनकी दिखाई देती है, या फूड को एक्सप्लोर करने के लिए, या दूसरों को जानने के लिए कि उनके कल्चर में क्या चीज़ कैसे है और कैसे मतलब वो अप्रिशिएट भी करते हैं इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी। लेकिन जैसे ऐसे भी लोग देखे होंगे जो कि बहुत रिजिड है, इवन जो जैसे जो सालों से चले आ रहे ट्रेडिशंस या कस्टम्स होते हैं, जिनकी कि आज के टाइम पे ज़रूरत भी नहीं है, या जो कि इवन सोशली दे आर वेरी यू कैन से रूडिमेंट्री, जिनका आज के टाइम में कोई मतलब भी नहीं रह गया, उन चीज़ों को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये चेंज को रेजिस्ट करते हैं। इनको चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जैसे ऑर्थोडॉक्स टाइप के जो पीपल होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो आप ये इस टाइप से अपने आसपास थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच सकते हो कि आपने कहाँ कौन ऐसा है जो ऐसा देखा है जो लेस ओपननेस है, जिसके अंदर ज्यादा ओपननेस है, किसी के अंदर मीडियम लेवल की है। तो इस टाइप से आप इनफैक्ट जब भी हम साइकोलॉजी के बारे में कोई भी नई टर्म या कुछ ट्रेड्स या कुछ ऐसी चीजें करते हैं, तो आप अपने आसपास अपनी खुद की लाइफ में ये चीजें जरूर ऑब्जर्व करें, ताकि आपको एक रियल टाइम आपको एग्जांपल्स मिल सके। ठीक है, तो आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम करेंगे सेकंड अपना फैक्टर। Okay, let me remove this now. ओके, अब करेंगे हम सेकंड अपना फैक्टर विच इज कंसेंशियसनेस। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको कि कोई इंसान कितना थॉटफुल है, कितना माइंडफुल है अपने एक्शंस को लेके, है ना, अपनी आसपास की चीजों को लेके, तो वो डिफाइन करता है आपको कंसेंशियसनेस किसी भी पर्सन की। सो यू कैन राइट it tells how much a person is sensible, careful, thoughtful and mindful
फुल ऑफ हिज एक्शंस एंड बिहेवियर्स। ठीक है, अपने एक्शंस अपने बिहेवियर्स को लेके हिज और हर यू कैन राइट, कितना कोई इंसान थॉटफुल है, कितना अवेयर है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अबाउट एक्शंस एंड बिहेवियर्स एंड देयर इफेक्ट ऑल्सो यू कैन राइट, एंड देयर इफेक्ट्स, कि उनके एक्शंस एंड उनके बिहेवियर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं लो स्कोर एंड हाई स्कोर वालों की। तो जिसका हाई स्कोर रहेगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, और जिसका लो स्कोर रहेगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। तो जिसको ये पता होगा कि मेरे एक्शन से, जिसको एक्शंस की समझ होगी, आउटकम की समझ होगी, तो वो इंसान अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा। राइट, उनको पता है कि क्या करके मेरे को अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। सो दिस पर्सन विल बी अचीवमेंट ओरिएंटेड। इनको एक्शंस एंड आउटकम्स की पूरी समझ होती है, तो दे आर अचीवमेंट ओरिएंटेड। वहीं अगर ये लोग होंगे जिनका लो स्कोर होगा, इनको आउटकम से कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई मीन जिनका लोवेस्ट स्कोर होगा, राइट, इन बिटवीन भी लोग आते हैं जो कभी कभी उनको चाहिए कि भाई अचीवमेंट के लिए वो सीरियस होते हैं, कभी कभी होता है कि कुछ फील्ड्स में वो सोचते हैं कि चलो ठीक है जैसा चल रहा है इट्स ओके, बट दिस इज द हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो दे डज नॉट केयर मच अबाउट द आउटकम्स, डज नॉट केयर मच अबाउट आउटकम्स। ओके, ये क्या होते हैं, अब जिसको अब पता है कि भाई मेरे कुछ करने से क्या होने वाला है, तो वो इंसान सोच समझ के एक्शंस करेगा, है ना। थिंक बिफोर यू स्पीक वाली चीज आती है यहाँ पे। तो ये इंसान क्या होते हैं, ये इंसान होते हैं रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेबल, प्रूडेंट। आप ऐसे लोगों को, आप अगर किसी को ऐसे जानते हो कि जो इंसान बहुत सोच समझ के चीजें करता है, काम करता है, तो आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, है ना, कि ठीक है ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करता है। जैसे मैम को पता है कि मैम ने अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट दिया है कि आपको ये प्रोजेक्ट करके लाना है, इन 5 days में कंप्लीट करना है या क्या करना है, तो टीचर ने देखा हुआ है ना कि क्लास में कौन बच्चा कैसे है, कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर उन्होंने किसी एक ऐसे बच्चे को दिया जिनको वो काफी रिस्पॉन्सिबल समझती हैं, तो उस पर वो उतना ट्रस्ट कर सकती है ना कि हाँ मैंने अगर इस बच्चे को 5 दिन का टाइम दिया है ये प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, तो ये बच्चा 5 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा प्रिपेयर करके लेके आएगा, है ना। वो उस टाइप का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो ये जो लोग होते हैं ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, प्रूडेंट एंड डिपेंडेबल। ठीक है, वहीं अगर इनकी बात करें तो इनको तो भाई कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में लोगों को डर ही लगेगा, है ना, कि कोई डेडलाइन आ रही है, इनको अगर काम दे दिया तो पता नहीं कहीं ये कुछ करके ही ना लाएं और काम खराब हो जाए, है ना। इस टाइप के जो लोग होते हैं आपने देखे होंगे। क्यों, क्योंकि ये कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, इन्होंने कभी ऐसा कुछ करके दिखाया ही नहीं होता कि लोग इनके ऊपर भरोसा करें कि भाई ये कोई डेडलाइन मीट भी कर पाएंगे, ये कोई काम ढंग से टाइम पे कर पाएंगे। तो दे आर irresponsible in nature। ठीक है, they avoid taking responsibilities, avoid taking responsibilities। ठीक है, इनफैक्ट कई बार आपने देखा होगा कि अगर दो लोगों के पास बहुत ज्यादा काम है और एक बंदा अगर इस टाइप का है, तो दूसरा बंदा सोचेगा कि इसको काम देने से अच्छा मैं ही थोड़ा सा और 2-3 घंटे लगा के काम फिनिश कर दूं, क्योंकि इसका तो कोई भरोसा नहीं है कि ये करके भी देगा कि नहीं, एंड बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानेगा कि नहीं कि मेरी वजह से रह गया काम, है ना। सो दे आर वेरी इरिस्पॉन्सिबल एंड नॉन डिपेंडेबल। अब ये जो लोग होंगे जो भाई अपना, जिनको अचीवमेंट ओरिएंटेड होंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उन चीजों की, तो ऑफ कोर्स वो हार्ड वर्किंग तो होंगे, है ना। हार्ड वर्किंग होंगे तभी वो इन चीजों को निभा पाएंगे अपनी। सो वीकेंड्स, और इसके साथ साथ क्या हो गई, उनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी ऐसे लोगों की। ठीक है, सो वी कैन राइट दे आर हार्ड वर्किंग एंड गुड एट टाइम मैनेजमेंट, दे आर
हार्ड वर्किंग एंड गुड एट टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो प्रायोरिटी इनकी है, स्किल्स प्रायोरिटी सेटिंग करने की, कि किस चीज़ को कितना प्रायोरिटी पे रखें, कब पहले करें, वो टाइम मैनेजमेंट का ही एक पार्ट हो जाती है देखा जाए तो, टास्क की प्रायोरिटी डिसाइड करना। तो वो स्किल इनकी अच्छी होती है। वहीं इनको अगर बात करें तो ये क्या करेंगे, ये टालने वाले लोग होते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, जो भी काम जितना टल जाए इनके लिए वही अच्छा है, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इनके लिए वर्ड यूज होगा, ठीक है। ये आपने वर्ड सुना होगा, प्रोक्रेस्टिनेटर्स जो होते हैं, जो काम टालते रहते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क को भी प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। सो वी कैन राइट प्रोक्रेस्टिनेट्स द इम्पोर्टेंट टास्क। ओके, इम्पोर्टेंट टास्क को ये टालते रहते हैं, यानी कि पोस्टपोन करते रहते हैं। और अब ये जो लोग होंगे, ये कैसे होंगे, ये सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे। इनके अंदर अपने आप को भी सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें माइंडफुल होंगे, थॉटफुल होंगे अपने चीज़ों को लेके। इन्हें जब लगेगा अगर कोई एक्शन इनका ऐसा है जो ये लेने कुछ करने की सोचे और उसका असर गलत होगा, तो ये अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल पर्सनैलिटी होगी इनकी, ठीक है। लेकिन इनकी कैसी पर्सनैलिटी होगी, इनको अपने थॉट्स पे, माइंडफुलनेस में कुछ इनको नहीं है। इनको नहीं फर्क पड़ता इनके एक्शंस से क्या होगा। तो इनके मन में अगर कुछ आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या कुछ चीज बुरी लग रही है लेकिन वहां नहीं कहनी चाहिए, दे विल स्टिल डू दैट, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, ये इम्पल्सिव होंगे, अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। और वो कंट्रोल कब आता है अपने ऊपर किसी चीज को लेके, कोई आर्टिफिशियल चीज तो होती नहीं है, राइट। कंट्रोल तभी आता है जब इंसान खुद समझता है कि ओके मेरे किस एक्शन का क्या असर होगा। तो वो जब चीज उसके दिमाग में होती है तभी वो कंट्रोल जो है आ पाता है, ठीक है। तो इनके अंदर वो चीज की कमी है ऑलरेडी। दे आर नॉट थॉटफुल एंड माइंडफुल अबाउट देयर एक्शंस एंड आउटकम्स। तो इसलिए ये इम्पल्सिव हो जाते हैं, इनको नहीं फर्क पड़ता, कुछ अगर गुस्सा या कुछ आ रहा है तो दे विल डू दैट। ओके, तो ये हो गई आपकी कंसेंशियसनेस का फैक्टर, जिसके आधार पे आपको ये दो टाइप्स में हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर वाली पर्सनालिटीज का आपको पता चल जाएगा। बाकी की पर्सनालिटीज लाइक इन मिडवेज लाई करेंगी। तो आपको पता चल गया कि कैसे ये बिहेवियर या ये फैक्टर जो है, इससे हम पर्सनालिटीज को देख सकते हैं। तो आप इसका भी क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम नेक्स्ट करेंगे। Okay, I think it might be done. Let me remove this. ओके, अब हम हमारा थर्ड फैक्टर आता है, द वेरी फेमस एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है। थर्ड वन इज एक्स्ट्रावर्जन, या इसको एक्सट्रोवर्जन भी कहते हैं कहीं कहीं पे, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है कि कोई कितना सोशिएबल है, कितना टॉकेटिव है, आउटगोइंग है, वो सब चीजें। सो इट टेल्स हाउ मच a person is sociable, outgoing, talkative, etc. ओके, तो अब बात करते हैं इसके हाई स्कोर एंड लो स्कोर वाले पर्सनालिटीज के बारे में। हाई स्कोर, लो स्कोर, ठीक है। तो जो ज्यादा एक्स्ट्रावर्ट होंगे वो कैसे होंगे, उनको सोशलाइज करने में बड़ा मजा आएगा और नए नए फ्रेंड्स बनाने का उनको बड़ा शौक होता है ना।
ऐसी पर्सनैलिटीज होंगे, आपने अपने आसपास देखे होंगे, हो सकता है यू आर वन ऑफ देम। ठीक, सो एंजॉय सोशलाइजिंग एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। एक पॉइंट तो ये हो गया, एंजॉय सोशलाइजिंग एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। ठीक है, अब इनके ऑपोजिट ये कैसे होंगे, ये ज्यादा सोशलाइज नहीं करेंगे, फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, तो यानी कि ये क्या प्रेफर करेंगे, दे प्रेफर सॉलिट्यूड। इनको अकेले रहना थोड़ा पसंद होगा, ना कि लोगों के बीच में रहना, है ना। सो दे प्रेफर सॉलिट्यूड। ठीक है, अब और क्या होता है एक्सट्रावर्ट लोगों में, इनको बहुत मजा आता है कि ये हर भीड़ में सेंटर ऑफ अटेंशन हो, है ना। सो दे एंजॉय बीइंग सेंटर ऑफ अटेंशन, एंजॉय बीइंग सेंटर, कि सब इन्हीं के बारे में बात करें, इनसे ही बात करें, इनको अटेंशन लेने में बहुत अच्छा लगता है। बट इनको क्या लगता है, इनको अटेंशन से दूर ही रहना है, इनको लगता है कि बस मुझसे कोई आके ज्यादा ध्यान न लगाए या ज्यादा बात ना करे, है ना। सो दे डिसलाइक दिस थिंग, सो दे डिसलाइक बीइंग सेंटर ऑफ अटेंशन। ठीक है, अब ये जो लोग होते हैं इनको क्या होता है ना, इनको भीड़ देख के, जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, भीड़ देख के इनके अंदर एनर्जी आती है। लाइक क्राउड में जब ये होते हैं, सोशलाइज कर रहे होते हैं, तो दे फील वेरी एनर्जेटिक, इनका एंथुसियाज्म लेवल ही अलग होता है। लेकिन ये जो होते हैं ये बहुत ही ड्रेन कर जाते हैं भीड़ को देख के, या सोशल सर्कल को देख के, इन ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इनका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, इनका एनर्जी लेवल एकदम ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, सो यू कैन से these person they feel energized when around other people, feel energized when around other people, and ये फील करते हैं एग्जॉस्टेड। ठीक है, फील एग्जॉस्टेड when having to socialize a lot, yeah, when around other people, you can say when having socialize a lot, ज्यादा सोशलाइज करके ये तो बहुत ही एग्जॉस्ट फील करने लग जाते हैं। ठीक है, बड़ी मजबूरी होती है इनकी अगर इनको कहीं सोशलाइज करना पड़े तो। और ये लोग कैसे होते हैं, वही आउट गोइंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, ये सब चीजें भी हम लिख सकते हैं, फन लविंग होते हैं। और भी आप लिख सकते हैं, दे लाइक दे एंजॉय इनिशिएटिंग द टॉक्स बट दे नेवर इनिशिएट द टॉक्स मोस्टली। ठीक है, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि ऐसे तो आप में से ज्यादा और पॉइंट्स यहाँ लिस्ट डाउन कर पाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। आउट गोइंग, टॉकेटिव, ठीक है, एंड फन लविंग। एंड दे आर शाई। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, फाइंड इट, इनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इंटरेस्टिंग इन इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशंस। ठीक है, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ भी, बट दे फाइंड हार्ड टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रावर्जन भी। नेक्स्ट फोर्थ हम करेंगे इसके बाद, आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं, आप आई थिंक आपको समझ में तो आ ही गया होगा।
Okay, let me remove this. Okay, so अब हम करेंगे अपना फोर्थ फैक्टर विच इज एग्रीएबलनेस. ठीक है, ये मैंने बताया था आपको. ये क्या होता है? ये होता है कि कोई कितना दूसरे के विचारों को भी कितना महत्व देता है, या कितना किसी के साथ मिलके काम करने की कोशिश करता है, किसी की हेल्प करने की कोशिश करता है, काइंड है, एम्पैथेटिक है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. सो इट टेल्स हाउ मच a person is cordial, helpful, friendly, एटसेट्रा. ठीक है, इस टाइप के जो भी फीचर्स किसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो पर्सन कितना वो है, एग्रीएबल है, वो पता चलता है. अब इसमें हम हाई स्कोर एंड लो स्कोर का एक बार देखते हैं. हाई स्कोर, लो स्कोर. ठीक है, तो अब जिस बंदे के अंदर ये सब चीजें होंगी कि कॉर्डियल है, ये सब है, हेल्पफुल है, तो उनका नेचर कैसा होगा? केयरिंग नेचर का होगा, राइट. सो हम लिख सकते हैं कि केयर अबाउट अदर्स. ये जो पर्सनैलिटी होती है, दे केयर अबाउट अदर्स. दूसरों की भी इनको फिक्र होती है. अगर किसी ग्रुप में है तो ऐसा नहीं कि अपना अपना काम किया एंड दैट्स ऑल. और ये वाले कैसे होते हैं? इनको अपने से मतलब होता है. ठीक, सो डज नॉट केयर अबाउट हाउ अदर पीपल फील. डज नॉट केयर अबाउट हाउ अदर पीपल फील. ठीक है, अब ये कैसे लोग होते हैं? जिनको दूसरों की हेल्प करने में बड़ा आनंद आता है. ठीक है, या दूसरों के, जब दूसरों को देखते हैं किसी मुसीबत में है, तो उसका ये बड़ा सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. इस चीज को ये बड़ा एंजॉय करते हैं. ठीक, सो दे एंजॉय हेल्पिंग एंड रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स. एंजॉय enjoy helping and resolving problems ऑफ अदर्स. दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना इनको बड़ा पसंद होता है. एंड जबकि ये क्या होते हैं? इनको दूसरों की प्रॉब्लम से कोई खास लेना देना नहीं होता. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग अदर्स प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो यू कैन से हैज लिटिल और नो इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स. हैव लिटिल और नो इंटरेस्ट in other people's problems. ठीक है, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम से इन्हें कोई ज्यादा मतलब नहीं है. उसके बाद मतलब कि जो किसी के प्रति काइंड है, केयरिंग है, हेल्पफुल है, तो वो पर्सन एम्पैथेटिक होगा, राइट. उस पर्सन के अंदर एम्पैथी होगी. सो दे आर एम्पैथेटिक पीपल. दे फील एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स. They feel empathy and concern for others. ठीक है, उसके विपरीत ये कैसे होंगे? एक तो हो गया जो दूसरे की प्रॉब्लम को
फील कर सके, एम्पैथाइज कर सके उसके साथ। और दूसरे उसके विपरीत जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जो दूसरे की प्रॉब्लम का मजाक उड़ाते हैं, है ना, या उनको नीचा दिखाते हैं, तो वो इसके विपरीत लाइन आएगी। सो दे इंसल्ट्स एंड बिलिटल्स अदर्स। बिलिटल मतलब छोटा दिखाते हैं, इंसल्ट्स एंड बिलिटल्स अदर्स, है ना। आपने कई बार देखा होगा, जैसे अगर कोई इंसान किसी चीज को किसी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं कर पा रहा है, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं एम्पैथाइज करके उस चीज को करने की, लेकिन कुछ लोग उसके विपरीत क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं कि देखो इससे ये नहीं हो रहा है, इस टाइप से, है ना। तो वो चीज यहाँ पे आएगी। उसके बाद अब ये लोग एम्पैथेटिक होते हैं, इनको दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अच्छा लगता है, दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, तो ये दूसरे लोगों को ग्रो करते हुए देख के भी बड़ा खुश होते हैं, है ना। और उनकी इनफैक्ट ग्रोथ में ये हेल्प भी करते हैं। इनसे जितना हो सके ये किसी की खुशी के लिए, किसी की ग्रोथ के लिए ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसके विपरीत ये क्या होते हैं, इनको दूसरों की खुशी और ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता है। इनफैक्ट ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और हॉस्टाइल किस्म के होते हैं। हॉस्टाइल जो कि दूसरे को ढंग से चैन से ना जीने दे या खुश ना रहने दे, उस टाइप का एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली इनको दूसरों की खुशी और दूसरों की ग्रोथ जो होते हैं ना नहीं देखी जाती, उस टाइप से होते हैं और बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये दूसरों की हैप्पीनेस एंड ग्रोथ के लिए इनसे खुद से जितना बन पड़े ये उतना करने की कोशिश करते हैं और बहुत खुश रहते हैं दूसरों को खुश और ग्रो करता देख के। सो वी कैन राइट they contribute towards they contribute towards the happiness and growth of others. Happiness and growth of others. और ये कैसे होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, एंड हॉस्टाइल, ठीक है। तो ये आपका एग्रीएबलनेस यहाँ पे फिनिश होता है। आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम करेंगे फिफ्थ, न्यूरोटिसिज्म। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, let me remove this. Okay, so अब हमारा है लास्ट फिफ्थ विच इज न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, न्यूरोटिसिज्म में आपको पता चलता है कि कौन कितना इमोशनली अनस्टेबल है। न्यूरोटिसिज्म मेनली जो है माइल्ड मेंटल इलनेस के लिए यूज होता है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजों के लिए वर्ड यूज होता है न्यूरोसिस। ठीक है, तो दिस टेल्स इट टेल्स हाउ मच अ पर्सन इज इमोशनली अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये न्यूरोटिसिज्म जो है एक नेगेटिव वर्ड है, यू कैन से कि इलनेस की शो करने वाला वर्ड है। तो इसमें ये दिखाएगा कि इस स्केल पे जो हाई स्कोर करेगा वो ज्यादा उसको न्यूरोसिस के इश्यूज हैं, एंड जो कम स्कोर करेगा यानी कि उसको कम इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये टर्म इटसेल्फ सिग्निफाइज द इश्यूज। तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे कि कौन कितना इमोशनली अनस्टेबल है, वो ये बताता है। ओके, अब इसमें हाई स्कोर वाले कैसे होंगे एंड लो स्कोर वाले कैसे होंगे। ठीक है, तो
अब जैसे मैंने बताया कि इमोशनली अनस्टेबल बताता है, तो जिसका ज्यादा स्कोर होगा इसका मतलब उस इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो रहा है, राइट? सो दे एक्सपीरियंस लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है? और ये कैसे होते हैं? जिनका लो स्कोर हो गया, बहुत ही कम स्कोर होगा, उनको मतलब कि अपनी एंजाइटी से या अपने स्ट्रेस से डील करना आता होगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता कि किसी को हो ही ना, है ना? तो ये तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम केस हो जाएगा। लेकिन लो स्कोर जिनका है मतलब कि उनको वंस इन अ वाइल होता होगा, लेकिन उनको डील करना आता है अच्छी तरीके से अपने स्ट्रेस एंड एंजाइटी से। सो यू कैन राइट डील्स वेल विथ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इन लोगों को क्या है, डील करना नहीं आता है, मेन दिक्कत ये होती है, इसलिए इनको ये चीज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे अगर कोई आपके अंदर थॉट ऐसा कैच कर जाए जिसकी वजह से आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है या आपको एंजाइटी हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, थॉट्स का चेन बनता जाएगा, लेकिन इनको डील करना आता है अच्छे से, तो वो जो चेन है इनको वो ब्रेक करना आता होगा, ठीक है? सो अब यहाँ पे क्या होगा, जो मूड्स होंगे उसमें भी आपको ड्रामेटिक शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे। अचानक से कुछ ना कुछ मूड स्विंग्स या मूड चेंजेस देखने को बहुत ड्रामेटिक लेवल पे आपको दिखेंगे मूड स्विंग्स, ठीक है? सो एक्सपीरियंस ड्रामेटिक शिफ्ट्स इन मूड। एक्सपीरियंस ड्रामेटिक शिफ्ट्स इन मूड। इनका मूड कैसा रहेगा? लेस मूड स्विंग्स होंगे, है ना? तो ये इसका ऑपोजिट पॉइंट बनेगा। डजंट एक्सपीरियंस मच मूड स्विंग्स, इनको मूड स्विंग्स, अब मूड तो चेंज होने वाली चीज तो है, सिचुएशंस पे, एक्सपीरियंसेस पे, आप क्या फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से मूड तो अच्छा बुरा होगा, लेकिन थोड़ा सा कम इनको मूड स्विंग्स होंगे। लेकिन इनके क्या होंगे, इनके बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो है फिर उसके जो बिहेवियर होगा वो काफी झलकेगा उस मूड को लेके कि कैसे वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने मूड को, है ना? सो डजंट एक्सपीरियंस मच मूड स्विंग हियर, डजंट एक्सपीरियंस मच मूड स्विंग्स। और क्या होगा इनके अंदर, जैसे एंजाइटी अगर ज्यादा होगी तो आपको ऑफ कोर्स हाइपर टेंशन भी ज्यादा होगा, है ना? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा इंसान का, तो ये हाइपर टेंसिव होंगे। और ये कैसे होंगे, ये रिलैक्स्ड होंगे, ठीक है? उतना ज्यादा हाइपर टेंशन इनके अंदर नहीं होगा, दे विल बी रिलैक्स्ड, एंजाइटी वगैरह नहीं होगी, तो नॉर्मल ये रहेंगे। और ये कैसे, इनमें और क्या देखने को मिलता है कि ये एंजाइटी क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू फियर, है ना? कोई भी तो वरिड होंगे, फियरफुल होंगे एंड इमोशनली अनस्टेबल होंगे। कोई भी फ्यूचर की चीज को लेके उनके अंदर फियर आ रहा होगा, एंजाइटी आ रही होगी, है ना? तो वो चीज, एंड इमोशनली अनस्टेबल, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं कि दे आर वरिड, फियरफुल एंड इमोशनली अनस्टेबल। ओके, जबकि ये कैसे होंगे, ये ज्यादा इतना वरी नहीं करेंगे और इमोशनली ये स्टेबल होंगे, थोड़े से इनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होगा, ठीक है? डज नॉट वरी मच एंड आर इमोशनली स्टेबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूरोटिसिज्म भी। इसी के साथ साथ हमारा बिग फाइव फैक्टर्स की जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है।
तो हमने देखा ये आपकी जो थ्योरी थी बिग 5 फैक्टर्स की, इसको हम ओशियन वर्ड से याद रख सकते हैं, जिसमें आपके पांचों फैक्टर्स कवर हो जाएंगे। ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, ए से एग्रीएबलनेस, एन से न्यूरोटिसिज्म। ठीक है। और ओपननेस का मतलब है ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस और न्यू आइडियाज, दूसरों के कल्चर को समझना, देखना, है ना। एंड कंसेंशियसनेस का मतलब है कि आप कितने थॉटफुल, माइंडफुल हो अपने एक्शंस और बिहेवियर को लेके और उसकी आउटकम को लेके भी। देन एक्स्ट्रावर्जन कि आप कितने आउटगोइंग हो, कितने सोशल हो। एंड देन एग्रीएबलनेस कि आप कितनी दूसरों के प्रति, आप कितने एम्पैथेटिक हो, कितनी दूसरों की हेल्प, दूसरों को करके अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्व करके दूसरों को अच्छा लगता है। एंड दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको अच्छा लगता है। एंड न्यूरोटिसिज्म की आप कितने इमोशनली अनस्टेबल हो। ठीक है। तो इसके साथ हमारा बिग 5 फैक्टर्स खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आइसेंक का, जिन्होंने 3 फैक्टर्स दिए थे। और आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट योर व्यूज in the comment section. It is really very important to know your views कि कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है असलियत में, या there is some scope of improvement in my presentation of the class, तो वो उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। एंड अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो आई कैन गो थ्रू द कमेंट्स एंड आई कैन रिप्लाई एंड अप्लाई देम ऑल्सो इन माई सेशंस। सो ये आप अगर हो सके तो ज़रूर करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।